हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज कल अपन ने पढ़ा था प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के टाइप पढ़े थे कि प्लांट जो अपने अर्थ पे हैं वो क्या करते हैं, सबसे मेजर पोर्शन कवर करते हैं अपनी अर्थ पे, क्या, फोटोसिंथेसिस। और प्लांट में भी कौन, प्रिमिटिव प्लांट जो कि आपके एल्गी हैं। एल्गी 50% जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और बचा हुआ जो उसका भी कुछ पोर्शन कौन कवर करता है, प्रोटिस्टा। उसके मेंबर क्या कहलाते हैं, डायटम्स कहलाते हैं। तो आपको एल्गी पढ़ने से पहले कुछ जनरल इंफॉर्मेशन ये पता होनी चाहिए कि अभी जो आप प्लांट देखते हो, मैंगो का, बनियान ट्री का, जितने भी बड़े बड़े प्लांट देखते हो, अब आपके मन में ये आता है कि ये सबसे ज्यादा क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि इतना सारा बड़ा पेड़ होगा, हरा भरा होगा, तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा है। लेकिन ये बात नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि आपके जो प्रिमिटिव प्लांट है ना, जो पॉन्ड वगैरह पर आप देखते हो ग्रीन ग्रीन कलर की जो काई जमी होती है, सेवाल जिसे बोलते हैं अपन, एल्गी, उसके बाद में आप जब नदियां वगैरह, उनके जो गीली मिट्टी वगैरह, दलदली जो एरिया होता है, वहाँ ये पाई जाती है। मतलब थोड़ा बहुत वाटर की रिक्वायरमेंट इनको होती है, क्योंकि इनको जब फर्टिलाइजेशन करना होता है तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए किसका यूज करता है, वाटर का यूज करता है। लेकिन जब जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म की अगर अपन जब बात करते हैं तो उनका पोलिनेशन 3 मेथड से होता है। कौन कौन से, एक तो एनिमल के थ्रू, वाटर के थ्रू और एयर के थ्रू, तीनों के थ्रू। तो इनकी जो एल्गी हुआ, ब्रायोफाइटा हुआ, टेरिडोफाइटा, इनका जो लिमिटेड एरिया है वो रेस्ट्रिक्टेड है। मतलब इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, तभी ये क्या है, ग्रो कर पाते हैं। लेकिन जब आप सूरजमुखी का प्लांट देखते हो तो आप उसको कहीं भी ग्रो करवा सकते हो, जरूरी नहीं कि वो एक ही पैलेस पे हो, आप कहीं पे भी ग्रो करवा सकते हो। तो प्रिमिटिव से जो एडवांस का जो सीक्वेंस है उसमें आप देखते हो कि प्रिमिटिव प्लांट हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड है, वाटर पे डिपेंड है। पूरे के पूरे किस पे डिपेंड है, वाटर पे डिपेंड है। उनका जो फर्टिलाइजेशन ही होता है वो किस में होता है, वाटर के थ्रू होता है। तो जब अपन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म की अगर अपन बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो मोस्टली हनी बी के द्वारा होता है एनिमल में। तो वो क्या करती है, मेल गैमेट को जो आपके स्टिग्मा है, फीमेल पार्ट, उस पे लाके छोड़ देती है। फिर वो जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होने के बाद में पोलन ट्यूब डेवलप करता है। पोलन ट्यूब डेवलप करने के बाद में उसके शीर्ष पर क्या होते हैं, मेल गैमेट होते हैं। वो मेल गैमेट जाके जो आपका ओव्यूल है वहां जाके एक तो किससे जुड़ जाता है, एग सेल से जुड़ जाता है, और एक किससे जुड़ जाता है, पोलर न्यूक्लियाई जो एम्ब्रियो सैक के अंदर होते हैं। उसके बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट से आपका क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। लेकिन अगर अपन बात करें एल्गी की, तो एल्गी क्या होते हैं, बेसिकली हैप्लॉइड होते हैं। आपको पता है एल्गी क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो इनकी लाइफ साइकिल क्या होगी, हैप्लॉइड होगी। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि सिंगल सेल जितने भी होते हैं, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। अब ये जो स्पाइरोगाइरा है, इनमें प्रत्येक सेल क्या बना लेती है, एक फिलामेंट बना लेती है। लेकिन ये भी मल्टी सेलुलर नहीं है। कहीं आपको दिख जाए कि बहुत सारी सेल हैं इसलिए मल्टी सेलुलर नहीं, इनमें हर एक सेल क्या बना रही है, फिलामेंट बना रही है। एक ही सेल बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ये फिलामेंट कौन बनाता है, स्पाइरोगाइरा। तो स्पाइरोगाइरा मैंने कल बताया था आपको कहाँ पे मिलती है, जो आपके तालाब वगैरह हैं वहां आपको जो आपको ग्रीन कलर की दिखती है वो एक्चुअली क्या है, स्पाइरोगाइरा है। अब इसके बाद में कॉलोनी बना लेती है। इसमें भी हर एक सेल क्या बना लेती है, कॉलोनी बना लेती है। तो आप ये मत समझना कि बहुत सारी सेल है इसलिए ये मल्टी सेलुलर है, नहीं, इसमें हर एक सेल कॉलोनी बना रही है। और ये कॉलोनी कौन बनाता है, वॉलवॉक्स बनाता है। ये आपका कॉलोनी का एग्जाम्पल हो गया, कौन, वॉलवॉक्स। तो वॉलवॉक्स में प्रत्येक सेल कॉलोनी बना रही है। मतलब ये है कि जो मल्टी सेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें हर एक सेल का क्या होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे ह्यूमन, अपने को ही देख लो, अपने हर एक अपनी बॉडी के अंदर हर एक सेल क्या कर रही है,
जैसे लीवर है, लीवर का काम क्या है, डाइजेशन है, ठीक है, ब्रीदिंग करते हैं, उसके लिए अलग अपने को क्या है, सेल की रिक्वायरमेंट होती है। तो अलग अलग जो अपने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, जितने भी अपने और सेल हैं, उनका हर एक का क्या है, स्पेसिफिक फंक्शन है, लेकिन इसमें हर एक सेल सारे काम करती है, ब्रीदिंग भी करती है, डाइजेशन भी करती है, एक्सक्रीशन भी करती है, तो एक ही सेल सारे काम कर रही है। तो यूनिसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें हर एक सेल क्या करती है, सारे काम करती है, जो डाइजेशन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, रेस्पायरेशन हुआ। तो ये आपका वॉल्वॉक्स का एग्जाम्पल हो गया। अब एक आपको समुद्रों में देखते होंगे आप, समुद्री जो खरपतवार है उनकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 60 मीटर से 100 मीटर तक, ये इनकी क्या होती है, लेंथ होती है। अब ये एक ऐसा एक्सेप्शन आता है इसमें, किसमें, एल्गी में, कौन, सीवीड्स। ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, याद रखना, ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो एल्गी में अपन ने 3 टाइप पढ़े थे, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी का जो ग्रीन कलर है वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। रेड एल्गी का रेड कलर किसके कारण होता है, फाइको इरिथ्रिन के कारण होता है, क्योंकि फाइको इरिथ्रिन क्या करता है, क्लोरोफिल का जो कलर है उसको क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, इसलिए उसका कलर क्या दिखता है, रेड है दिखता है आपको। जो समुद्रों में जो रेड एल्गी होती है ना, सीवीड, समुद्री जो खरपतवार होते हैं वो क्या होती है, रेड एल्गी होती है। उसके बाद में आपका जो ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी में क्या होता है कि जो ब्राउन कलर है वो किसके कारण होता है, फ्यूकोजेंथिन के कारण होता है। होता तो तीनों में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट है, होना क्या चाहिए, तीनों का ग्रीन कलर होना चाहिए, लेकिन उन दोनों में एक्स्ट्रा पिगमेंट होने की वजह से वो क्या करते होते हैं, डोमिनेंट होते हैं और उसके कलर को क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि सिंगल सेल जितने भी हैं, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, ये यूनिसेलुलर का एग्जांपल है, और इनमें हर एक सेल क्या बना लेती है, फिलामेंट बना लेती है। वो किसका एग्जांपल है, स्पाइरोगाइरा। याद रखना ये मल्टी सेलुलर नहीं है, एक ही सेल बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, जो फिलामेंट बना रही है। इनमें भी जो कॉलोनी बना रही है वो क्या है, वॉल्वॉक्स है। अब इसमें ये भी मल्टी सेलुलर नहीं है, मल्टी सेलुलर नहीं है तो इसमें हर एक सेल क्या है, सारे फंक्शन करेगी। समुद्री खरपतवार जो रेड एल्गी का एग्जांपल है उसमें ये एक्सेप्शन आता है एल्गी में, जो कि एक क्या होता है, ट्रूली मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आपको देखना है कि मैंने आपको बताया था कि सारे के जितने भी एल्गी होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। उनकी पूरी लाइफ साइकिल होती है, उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर कौन होता है, हैप्लॉइड होता है। लेकिन जब इसकी लाइफ साइकिल की अगर अपन बात करते हैं तो आपको एक चीज याद रखनी है, जो मैं अभी बता रहा हूँ, मोस्ट कॉमन याद करनी है, वो समझना नहीं है, हग्गा और डेस्पो। हग्गा का मीन्स क्या है, हैप्लॉइड, HA का मतलब होता है हैप्लॉइड, और GA का मतलब होता है गैमेटोफाइट, और इसमें डाई का मतलब होता है डिप्लॉइड, और स्पो का मतलब होता है स्पोरोफाइट, ठीक है। अब जहां भी आपको डिप्लॉइड स्टेज दिख जाए तो वो क्या होगा, स्पोरोफाइट होगा। अगर आपको हैप्लॉइड जहां पे दिख जाए
वो क्या होगा, गैमेटोफाइट। यानी जितनी भी सारी हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, गैमेटोफाइट होते हैं, और जितने भी डिप्लॉइड होते हैं वो क्या होते हैं, स्पोरोफाइट होते हैं। यहाँ फाइटा का मतलब होता है क्या, फाइटा का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, मतलब जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, और जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, जो आगे आपके एल्गी में भी काम आएगी, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में भी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में भी, ये आपको याद रखना है। अब आपको याद करने, एल्गी आपको पता लग गया, उसका हैप्लॉइड होता है लाइफ साइकिल, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था अगर ये हैप्लॉइड है तो ये ऑब्वियसली क्या है, गैमेटोफाइट है। जब आप एल्गी को देखते हो ऐसे, ये क्या होती है, हैप्लॉइड एल्गी। ये मान लो मेल गैमेटोफाइट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जितने भी हैप्लॉइड स्टेज होगी वो क्या होंगे, गैमेटोफाइट होंगे। ये एक मेल गैमेटोफाइट है और इधर मैं आपका बना रहा हूं क्या, फीमेल गैमेटोफाइट। ये आपका क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट जो है वो क्या है, स्पोर प्रोड्यूस करेगा, ये भी स्पोर प्रोड्यूस करेगा। आपको पता है कि गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होते हैं, क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होते हैं, माइटोसिस के थ्रू क्या बनाएंगे, गैमेट बनाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली पहले से हैप्लॉइड है तो इनमें क्या होगा, माइटोसिस होगा, तो गैमेट बनाएंगे। ये भी क्या करेंगे, गैमेट बनाएंगे। तो आपको बताएं ये मेल गैमेट है तो ये क्या, मेल गैमेटोफाइट है तो क्या बनाएगा, मेल गैमेट बनाएगा। ये फीमेल गैमेटोफाइट है तो एग बनाएगा, यानी फीमेल गैमेट बनाएगा। अब आपको पता है ये दोनों हैप्लॉइड स्टेज है, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। आपको पता है हैगा मतलब जितनी भी हैप्लॉइड स्टेज होंगी वो क्या होंगी, गैमेटोफाइट होंगी। तो ये दोनों मेल और फीमेल गैमेट यहाँ प्रोड्यूस हो गए। अब दोनों को फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, पानी की रिक्वायरमेंट होगी। अब क्योंकि आपको पता है मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास कैसे पहुंचेगा, पानी के थ्रू ही पहुंचेगा। तो आपको याद रखना है कि ये जो मेल गैमेट होता है ये क्या होता है, बाइफ्लेजिलेट होता है, बाइफ्लेजिलेटेड होता है। यानी जब ये मेल गैमेट के फीमेल गैमेट के पास जाएगा तो ये क्या है, फ्लेजिला के थ्रू क्या है, मूव करेगा, और यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा, इनमें फर्टिलाइजेशन होगा। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब आपको पता है जाइगोट जो बना है वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट से मिलकर बना है, और दोनों के दोनों गैमेट क्या है, हैप्लॉइड है। तो जाइगोट जब बना है तो जाइगोट क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। तो जब ये डिप्लॉइड स्टेज आ गई तो डिप्लॉइड आपको पता है कि कौन होता है, स्पोरोफाइट। कौन होता है, स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट क्या है, स्पोर प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, स्पोर प्रोड्यूस करेगा। अब स्पोर क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन आपको पता है स्पोरोफाइट क्या है, डिप्लॉइड है। तो इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली म्यूसिस होगा। म्यूसिस होने के बाद में स्पोर बन गया, और ये जो स्पोर हैं इनमें क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन होने के बाद में वापस क्या बना देंगे, ये गैमेटोफाइट। देखो दोबारा देखो, आपको पता है कि एल्गी जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, इसलिए उनकी सारी जो लाइफ साइकिल है वो क्या है, हैप्लॉइड होती है। अब इन दोनों की बात करें, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट की, तो आपको पता है कि ये पहले से जो एल्गी है ये हैप्लॉइड है। आपको याद रखना है कि ये जो आपको दिख रहा है
एल्गी की जो प्लांट बॉडी है उसको क्या बोलते हैं अपन? थैलोइड। ये आपको याद रखना है। एल्गी की जो प्लांट बॉडी है उसको क्या बोलते हैं अपन? थैलोइड बोलते हैं। तो ये जो मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट है, मेल गेमेटोफाइट मेल गेमिट प्रोड्यूस करेगा जो स्पर्म होता है, फीमेल गेमेटोफाइट फीमेल गेमिट प्रोड्यूस करेगा जो एग होता है। दोनों क्या है? आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि एल्गी जो है फर्टिलाइजेशन किसके थ्रू करती है? वाटर के थ्रू करती है। तो इसका जो मेल गेमिट है वो बाइफ्लेजिलेटेड होता है, जो फ्लेजिला के थ्रू कहाँ जाता है? फीमेल गेमिट के पास जाता है। इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या बनता है? जाइगोट बनता है। आपको पता है जाइगोट क्या होती है? डिप्लॉयड स्टेज होती है। डिप्लॉयड ऑलवेज क्या होते हैं? स्पोरोफाइट होते हैं। तो इन स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, इसलिए इसमें क्या होगा? म्यूसिस होगा। म्यूसिस होने के बाद में स्पोर क्रिएट होगा। स्पोर क्रिएट होने के बाद में स्पोर जो होंगे वो जर्मिनेट करेंगे। इनमें क्या होगा? जर्मिनेशन होगा और वापस क्या बनाएंगे? फीमेल जो आपके क्या है? गेमेटोफाइट बनाएंगे। तो अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी। अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आया? आपको यह समझ में आया कि गेमेटोफाइट ऑलवेज क्या होते हैं? हेप्लॉइड होते हैं। तो इनमें क्या हो सकता है? माइटोसिस ही हो सकता है। और जो स्पोरोफाइट होते हैं वो क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं, इसलिए उनमें क्या हो सकता है? म्यूसिस होता है। तो इन अब आपको याद रखना है गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट से वापस गेमेटोफाइट बनेगा। तो आपको ये याद रखना है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। अब आपको हमेशा याद रखना है कि गेमेटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट बनाएगा और स्पोरोफाइट से वापस गेमेटोफाइट बनेगा। तो ध्यान रखना है कि जब गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट बनाएगा तो स्पोरोफाइट क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। तो इसमें क्या होगा? म्यूसिस होगा। म्यूसिस से क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। स्पोर क्या होते हैं? हेप्लॉइड होते हैं। जर्मिनेशन करके वापस क्या बनाएंगे? गेमेटोफाइट बनाएंगे। ये आपको अल्टरनेशन याद रखना है। गेमेटोफाइट ऑलवेज क्या होते हैं? हेप्लॉइड होते हैं, इसलिए इनमें क्या होगा? माइटोसिस होगा। माइटोसिस होने से क्या बनेगा? मेल और फीमेल गेमेट बनेंगे। मेल और फीमेल गेमेट बनेंगे। दोनों के फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट वापस क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट बनाएगा। तो यह आपको सीक्वेंस याद रखना है, पांचों में काम आएगा। एल्गी में भी, ब्रायोफाइटा में, टेरिडो में भी, जिम्नो में भी और एंजियो में भी, पांचों में काम आएगा ये सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो आपको पता होनी चाहिए। अब आपको याद रखना है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है? जिसमें हेप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेज क्या होती हैं? अल्टरनेट होती हैं प्लांट में। हेप्लॉइड एंड
डिप्लॉयड फेजेस अल्टरनेट्स इन प्लांट्स। जो आपकी गेमेटोफाइट और जो आपकी स्पोरोफाइट स्टेज हैं वो प्लांट में क्या है, अल्टरनेट होती हैं। यानी एक बार गेमेटोफाइट जब बनेगा तो वो क्या है, माइटोसिस के थ्रू क्या बनाएगा, मेल और फीमेल गेमेट बनाएगा, जिनके दोनों के फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से वापस स्पोरोफाइट। आपको पता है जाइगोट स्टेज क्या होती है, ऑलवेज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट से वापस क्या होगा, म्यूसिस होगा, स्पोर बनेंगे, स्पोर वापस जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, गेमेटोफाइट बनाएंगे। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मैंने आपको बताया है। अब आपको एक बात याद रखनी है कि एल्गी, जिम्नो और एंजियो, इन एल्गी का जिम्नो और एंजियो से क्या डिफरेंस है। तो एल्गी तो आपको पता है प्रिमिटिव है, उनकी ग्रोथ जो है रेस्ट्रिक्टेड होती है क्योंकि उनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो वाटर में होता है। जिम्नो और एंजियो इन दोनों की लाइफ साइकिल क्या होती है, सेम होती है। तो आपको ये याद रखना है कि ये एल्गी होते तो क्या है, हैप्लॉइड होते हैं। तो आपको पता है कोई ना कोई ऐसी स्टेज आती है इसमें जो डिप्लॉइड होती है, जो जाइगोट बना रही थी एल्गी में। बाकी पूरा प्लांट तो क्या था, हैप्लॉइड था, डोमिनेंट है ही क्या इसमें, हैप्लॉइड स्टेज है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जो इसमें क्या होती है, डिप्लॉइड होती है, जो आपका जाइगोट बन रहा था। जाइगोट के वापस क्या बन रहा था, जाइगोट जो आपका ऑलवेज क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है, जिसमें म्यूसिस के थ्रू क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं, स्पोर जर्मिनेट करके वापस क्या बना रहे थे, गेमेटोफाइट बना रहे थे। तो यह आपको पता है, तो यह आपको याद रखना है। तो जो जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन वो क्या करते हैं, ऑलवेज जो हैप्लॉइड होते हैं वो ऑलवेज हैप्लॉइड नहीं होते, और जो डिप्लॉइड होते हैं उनमें ऑलवेज जो डिप्लॉइड स्टेज है वो नहीं होती, क्योंकि हैप्लॉइड में कोई ना कोई ऐसी स्टेज आ रही थी जो क्या है, डिप्लॉइड है, जो आपकी जाइगोट थी। और जो जिम्नो और एंजियो है वो क्या है आपके, मैंने बताया था आपको क्या है, डिप्लॉइड है। तो उनमें भी एक स्टेज ऐसी आएगी जो हैप्लॉइड होती है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। चलो अपन पढ़ते हैं अब क्या, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब बात जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म की करें तो एंजियोस्पर्म प्लांट और जिम्नोस्पर्म प्लांट दोनों क्या है, फ्लोवरिंग प्लांट होते हैं। उनमें क्या होता है, फ्लोवर ऑर्गन होता है, जिनमें इनमें सारी प्रोसेस फ्लोवर में होती है, ठीक है। इनका फायदा ये है कि इनको कहीं भी ग्रो करवा सकते हैं, और इनमें जो पोलिनेशन होता है वो भी 3 टाइप का होता है, मतलब इनकी ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, कहीं भी ये ग्रो कर सकते हैं। दूसरी बात, ये ऑलवेज डिप्लॉयड होते हैं, इनमें कोई ना कोई ऐसी स्टेज होगी जो क्या होगी, हैप्लॉयड होगी। आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं हूँ, मैं क्या हूँ, डिप्लॉयड हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो क्या बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं। तो स्पर्म ऑलवेज क्या होते हैं, क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। इसी प्रकार अपन फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो ओवेरी होती है वो क्या करती है, एग प्रोड्यूस करती है, वो उसकी क्या है, हैप्लॉइड स्टेज है। तो जितने भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑलवेज डिप्लॉयड नहीं होते, और जो हैप्लॉइड होते हैं वो हैप्लॉइड नहीं होते, क्योंकि उनमें कोई ना कोई ऐसी स्टेज होती है जो उसके अदर होती है, उसको अपन बोलते हैं क्या, याद रखना है क्या, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें अल्टरनेशन होता है, किसका, डिप्लॉयड और हैप्लॉइड का, जो स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट जो आपकी स्टेज है। अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म की, तो ये क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, मतलब ये क्या होंगे, स्पोरोफाइट होंगे। अब जब बात इनकी करें तो जब ये प्लांट ग्रो करते हैं अर्थ पे, तो उनमें एक क्या होता है,
फ्लोर होता है, फ्लोर पार्ट। इस फ्लोर पार्ट में मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं। तो फीमेल जो पार्ट है उसके बाहर की तरफ क्या होता है? ओवेरी होता है। अंदर की तरफ क्या होता है? ओव्यूल होता है। और उसके अंदर क्या भरा रहता है? न्यूसेलस। अब जो न्यूसेलस है उसके अंदर एक ऐसी सेल होती है जो कि क्या होती है? डिप्लॉयड होती है, जो सारे के सारे एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करती है। तो उस सेल का नाम है मेगास्पोर मदर सेल। क्या नाम है? मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल ऑलवेज क्या होती है? डिप्लॉयड होती है। तो आपको पता है इसमें क्या होगा? म्यूसिस होगा। म्यूसिस होने से क्या होगा? क्या बनेंगे? 4 मेगास्पोर बनेंगे। अब ये 4 मेगास्पोर में से 3 तो क्या हो जाएंगे? आपके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बचा हुआ एक क्या बनाएगा? आपका एम्ब्रियो सेक बनाएगा। वो एम्ब्रियो सेक क्या होता है देखना। अब जो एम्ब्रियो सेक है वो ओव्यूल के अंदर बनता है। जैसे इधर 3 सेल इधर बन गई, 2 आपके पोलर न्यूक्लियाई हो गए और 3 सेल ये इधर बन गई, टोटल 8 हो गई। तो जब मेगास्पोर बनेगा तो ये माइटोसिस के थ्रू क्या बनाएगा? आपका एम्ब्रियो सेक बनाएगा। एम्ब्रियो सेक एक क्या होता है? फीमेल गेमेटोफाइट होता है। क्या होता है? फीमेल गेमेटोफाइट होता है। अब ये जो फीमेल गेमेटोफाइट है इसमें जो 3 सेल होती हैं ऊपर वाली, उनको तो बोलते हैं एंटीपोडल सेल। बीच वाले 2 क्या होते हैं? पोलर न्यूक्लियाई होते हैं आपके। और ये तीनों क्या होती हैं आपकी? इसमें से एक एग सेल होती है आपकी और बाकी दोनों क्या होती हैं आपकी? सिनर्जिड सेल, सहायक कोशिकाएं। दोबारा देखो, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म ऑलवेज क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। और आपको पता है डिप्लॉयड ऑलवेज क्या होते हैं? स्पोरोफाइट होते हैं। अब जो आपने एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म जो प्लांट देखे हैं उनमें एक फ्लोर पार्ट होता है जिसके अंदर क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट होते हैं। अब मेल पार्ट इसमें क्या होता है? स्टेमन होता है। और फीमेल पार्ट क्या होता है? ओवेरी होता है। ओवेरी का दूसरा नाम पिस्टिल होता है, जिसमें 3 पार्ट होते हैं। क्या? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। अब जो इसके अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस भरा होता है और उसमें एक जो सेल होती है जिसे अपन मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं, ये क्या होती है? डिप्लॉयड होती है। इसमें म्यूसिस के थ्रू क्या बनेंगे? 4 मेगास्पोर बनेंगे, जिनमें से 3 डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बचा हुआ एक क्या बनाएगा? आपका पूरा का पूरा एम्ब्रियो सेक बनाएगा, जो माइटोसिस के थ्रू बनाएगा, जिसमें ऊपर की ओर 3 एंटीपोडल सेल होंगे, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे और नीचे की ओर क्या बनेंगे? एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल। अब ये जो एग सेल है, अब एक बात याद रखना, जब मेल गैमेट यहाँ स्टिग्मा पे पहुंचेगा, मेल गैमेट क्या होता है आपको? मेल गैमेट क्या होता है? पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन जब पहुंचेगा यहाँ, तो यहाँ पहुंचने के बाद में वो क्या करेगा? मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, एक पोलन ट्यूब डेवलप करेगा जिसके सीड्स पर क्या होते हैं? 2 मेल गैमेट होते हैं। वो दोनों मेल गैमेट यहाँ से आके जो आपका ओव्यूल है यहाँ आएंगे। यहाँ आने के बाद में ये जो एग सेल है, इनमें से ये जो दोनों सिनर्जिड सेल हैं, ये पोलन ट्यूब की जो डायरेक्शन होती है उसको क्या करती हैं? डायरेक्ट करती हैं। तो ये दोनों जब पोलन ट्यूब इंटर होगी तो ये दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उनमें जब 2 मेल गैमेट आ रहे हैं उनमें से एक मेल गैमेट एग सेल से जुड़ेगा, जो एग सेल पहले से क्या है? हैप्लॉइड है, और मेल गैमेट भी क्या है? हैप्लॉइड है। तो दोनों के फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट से क्या बनता है? आपका एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या बनता है? सीड। सीड से फिर क्या बनता है? पूरा प्लांट बन जाता है। तो जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा तो जो आपका एम्ब्रियो बनेगा उसको फूड कौन प्रोवाइड कराएगा? तो आप देखना, जो बचा हुआ एक मेल गैमेट है वो इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई से जुड़ जाएगा। तो ये आपका क्या होगा? पहले से ये 2 पोलर न्यूक्लियाई थे जो डिप्लॉयड थे, अब एक मेल गैमेट जुड़ने से क्या होगा? ट्रिप्लॉयड हो गया ये। फिर ये इससे क्या बनेगा? भ्रूणपोष, जो आपका इसको क्या करेगा? फूड प्रोवाइड करेगा। किसको? एम्ब्रियो को। तो ये आपको याद रखना है कि कैसे कैसे। अब इसके अंदर ये तो बात बताई मैंने आपको फीमेल गैमेट की। अब अगर स्टेमन के अंदर क्या होता है? एंथर होता है। अब एंथर के अंदर क्या होता है?
कौन सी सेल होती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ कौन सी थी? मेगास्पोर मदर सेल। अब जो स्टेमन का जो एंथर है उसके अंदर क्या थी? माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल इसकी तरह क्या होती है? डिप्लॉइड होती है, जिसमें म्यूसिस होगा। म्यूसिस होने के बाद में 4 मेल गैमेट बनेंगे। वो मेल गैमेट किसका फॉर्मेशन करेंगे? पोलन ग्रेन का। अब पोलन ग्रेन आपको पता है ऐसा होता है, पोलन ग्रेन ऐसा होता है जिसमें एक तो ये होते हैं और बाकी 2 ये आपका क्या होता है? पोलन ग्रेन होता है, जिनमें ये दोनों क्या है? मेल गैमेट है। अब ये जब पोलिनेशन के थ्रू स्टिग्मा पे पहुंचेगा तो इनमें जब ये स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद इसमें क्या होगी? पोलन ट्यूब डेवलप होगी, जिस पर 2 मेल गैमेट होंगे। उनमें से एक मेल गैमेट किससे जुड़ेगा? एक सेल से, एक पोलर न्यूक्लियस से। ये मैंने आपको बता दिया। तो इसका फॉर्मेशन कब होता है? जब आपका ये जो एंथर है, इस एंथर के अंदर क्या होती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होती है? ये भी डिप्लॉइड होती है। इनमें क्या होगा? म्यूसिस होगा। म्यूसिस होने से 4 क्या होंगे? आपके माइक्रोस्पोर बनेंगे। अब माइक्रोस्पोर जो है वो क्या है? जर्मिनेशन से क्या बनाएंगे? पोलन ग्रेन बनाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए। ये था आपका जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ा एल्गी के बारे में, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के बारे में। अब बचे हैं अपने ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। एक बात और बता दूं आपको मैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इन तीनों में क्या नहीं होता? उन दोनों की कंपेयर में ट्रूली स्टेम, लीफ एंड रूट नहीं होते। इनमें स्टेम, रूट, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब स्टेम, रूट, लीफ किस में होते हैं? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में। तो आपको पता है कि जब गेमेटोफाइट आपने एल्गी में, जो ब्रायोफाइटा की अगर बात करते हैं ब्रायोफाइटा की, तो ब्रायोफाइटा में क्या होती है? लीवरवर्ट होती है और मॉस होती है। इसके 2 एग्जाम्पल हैं। क्या? लीवरवर्ट और मॉस। मॉस मैंने कल भी बताया था कि जब जो दलदली एरिया है जहाँ इस अम्लीय मिट्टी है वहाँ यह मॉस होती है जो सोइल इरोजन को क्या करती है? कम करती है। तो लीवरवर्ट और मॉस में आपने कभी, ये जो मॉस है ये हॉरिजॉन्टल ऐसे ग्रोथ करती है, जिसे अपन प्रोटोनिमा बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी मोस होगी। इस मोस में नीचे की ओर आपकी रूट निकली होती है ऐसे, जिसे अपन राइजोइड्स बोलते हैं। अब इसमें ऊपर की ओर क्या होगा? ऐसे स्पोरोफाइट बनेगा। ये तो आपका क्या है? गेमेटोफाइट। और ये आपका क्या है? स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट में देखना,
ये कैप्सूल होता है और ये आपका फुट होता है और ये सीटा होता है आपका, जो ऊपर की ओर गुंबदनुमा दिख रहा है। और इसके ये ऊपर का जो पार्ट है ये कैप्सूल होता है, जिसके अंदर क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे, क्योंकि ये स्पोरोफाइट है। और ये आपका क्या है, गेमिटोफाइट है। तो आपको याद रखना है जो ब्रायोफाइट है उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, हैप्लोडिप्लोन्टिक। क्या होती है, हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है। तो हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में डोमिनेंट तो क्या होगा, आपका हैप्लॉइड ही होगा, लेकिन उसमें डिप्लॉइड स्टेज भी होगी जिसके अंदर स्पोर बनेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गेमिटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट से वापस गेमिटोफाइट बनेगा, इसमें ये अल्टरनेशन चलता रहता है। लेकिन आपको ये पता है कि ये फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, इसमें गेमिटोफाइट करेगा। तो स्पोरोफाइट फूड के लिए किस पे डिपेंड रहेगा, गेमिटोफाइट पे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है, गेमिटोफाइट कर रहा है। स्पोरोफाइट केवल क्या कर रहा है, स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसके अंदर कैप्सूल के अंदर जो स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या है, जर्मिनेट होके वापस क्या बना लेंगे, आपका गेमिटोफाइट। यह आपको ब्रायोफाइटा में याद रखना है, क्योंकि इसमें जो मोस के अंदर जो है वो आपको पता है कि मेनली क्या होता है, इसकी लाइफ साइकिल ब्रायोफाइटा की हैप्लोडिप्लोन्टिक है। तो सबसे ज्यादा डोमिनेंट गेमिटोफाइट होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस यही कर रहा है। और स्पोरोफाइट फूड के लिए किस पे डिपेंड है, गेमिटोफाइट पे। तो ये जो प्रोटोनिमा है इसके नीचे की ओर रूट निकली रहती है, ये हॉरिजॉन्टल क्या करता है, ग्रोथ करता है। तो इसके नीचे की ओर रूट निकली रहती है जिसे राइजोइड्स बोलते हैं। और ऊपर की ओर किसका फॉर्मेशन होता है, स्पोरोफाइट का। तो स्पोरोफाइट के भी 3 पार्ट होते हैं, कैप्सूल, फुट और सिट्टा। तो कैप्सूल के अंदर क्या बनते हैं, आपका स्पोर बनते हैं। स्पोर जर्मिनेट करके वापस क्या बना लेंगे, आपका गेमिटोफाइट बना लेंगे। यह आपका था मोस। अब टेरिडोफाइटा और एक आपका बच गया लिवरवर्ट, वो अपन कल पढ़ेंगे। तो आज आपको मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता देता हूं कि जितना भी अपना नीट का सिलेबस है वो मैं पूरा करवाऊंगा, बॉटनी का और जूलॉजी का पूरा। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा और एक भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ूंगा जो आपको नहीं बताया हुआ हो। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको लेक्चर है वो अटेंड केयरफुली करना है। और आपको घर पे एक बार लेक्चर आप यहाँ समझ लिए, आप घर पे जाके आराम से पढ़ो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो या तो मुझसे फ़ोन करके पूछ लो या आप क्लास में पूछ लो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो प्रॉब्लम है कौन से पॉइंट में है। आप मुझे जब बार बार एक ही चैप्टर को आप रिवाइज करोगे, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा रिवाइज करोगे, तो आपका कन्फर्मली एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। और हर चैप्टर के बाद में मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन आपके वो करवाऊंगा मैं। तो आपको याद रखना है कि जितना भी आपको चैप्टर करवाया जा रहा है वो आपको केयरफुली सुनना है। घर पे जाके एनसीईआरटी से और जो मैं लेक्चर करवा रहा हूँ उससे आपको केयरफुली पढ़ना है। और आपको पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको समझ में आना चाहिए सारा, एक नंबर भी नहीं कटने दूंगा। पूरा पेपर सोल्व करवाऊंगा, अभी तक जितने भी बायोलॉजी के हैं वो सोल्व करवाऊंगा। कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको सुनना बहुत केयरफुली है, आपको पढ़ना है। और प्रॉब्लम जो आती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो मेरे से पूछो। एक बार पूछो, 100 बार पूछो, जब तक आपको क्लियर नहीं होती। लेकिन आपको जब पढ़ना है तो केयरफुली पढ़ना है। हर चैप्टर को आपको टाइमली रिवाइज करना है। जो प्रॉब्लम आती है वो आप मेरे से पूछो। और हर चैप्टर को रिवाइज करने के बाद में एनसीईआरटी से पढ़ना लाइन टू लाइन मस्ट है। क्योंकि आपको पता है इस बार जो नीट हुई थी 2019 में, उसमें क्या जो आपका एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें 88 क्वेश्चन आए थे 90 में से। 2 क्वेश्चन बाहर से थे, और वो 2 क्वेश्चन बाहर से होते ही हैं, वो कहीं से भी आते हैं, वो नहीं आते किसी को। तो टोटल 90 में से 90 क्वेश्चन बहुत कम सही होते हैं, होते ही नहीं है, ये मान लो आप। तो आप एनसीईआरटी तभी पढ़ पाओगे जब आप यहाँ लेक्चर केयरफुली अटेंड करोगे। एनसीईआरटी डायरेक्ट कोई नहीं रट सकता, कोई याद नहीं कर सकता, उसका हर एक पॉइंट यहाँ समझोगे तभी आप एनसीईआरटी से पढ़ पाओगे। और हर एक चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो एनसीईआरटी के भी मैं यहाँ करवाऊंगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो भी सारे मैं करवाऊंगा। किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी सोल्व करवाऊंगा। बस आपको काम इतना करना है कि आपको
पढ़ना केयरफुली है, मेरा साथ देना है और आप हर चैप्टर को टाइमली रिवाइज करो। आपको मैं मॉक टेस्ट भी लेता रहूँगा, बस आप यहाँ हर 2 चैप्टर के बाद में आपका टेस्ट होगा, हर 2 चैप्टर में। बॉटनी कंप्लीट होने के बाद में एक पूरा बॉटनी का टेस्ट होगा, इसके बाद जूलॉजी का जो पार्ट कवर होता है, हर एक चैप्टर को बहुत केयरफुली। आज मैंने एक टेरिडोफाइटा बचा है और एक लीवरवर्ट बचा है, कल आपका कंप्लीट हो जाएगा। परसों मैं इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, एक भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं छोड़ूंगा जो आपको प्रॉब्लम आ रही हो। तो आपको पहले एनसीईआरटी से पढ़ के आना है, फिर आपको मॉड्यूल मैं करवा दूंगा। जितने भी मॉक टेस्ट होंगे वो आपके चलते रहेंगे, बस आपको ध्यान रखना है कि आप आराम से केयरफुली पढ़ें। बायोलॉजी में एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होने दूंगा जो अपने सिलेबस में से आता है। और आपको ध्यान रखना है कि हर चैप्टर, चाहे जूलॉजी का हर एक चैप्टर हो, चाहे बॉटनी का हर एक चैप्टर हो, बॉटनी में हर एक चैप्टर एक दूसरे से लिंक है, उनकी कोई ना कोई स्टेटमेंट ऐसा लिंक होता है एक दूसरे से। जैसे मैंने आपको एंजियोस्पर्म और ये जिम्नोस्पर्म पढ़ाया, उनकी फ्लोरल बायोलॉजी के बारे में बताया, तो ये आगे भी काम आएंगे। जब मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा, उनमें से कुछ ऐसे स्टेटमेंट होंगे जो इससे लिंक्ड होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने अभी पढ़ाया क्या आपको, और आपको केयरफुली अटेंड करना है। बस ये बातें ध्यान में रखनी है, और आपको जो भी आपको दिक्कत आती है वो आपको मैं पूरा करवाऊंगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू।